बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था में हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का ये लास्ट क्लास होगा, तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे जो अंतिम मौलिक अधिकार है, 7वां या अब 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ठीक है। तो यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार गलत तरीके से करती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, और न्यायपालिका व्यक्ति के गलत तरीके से छीने गए मौलिक अधिकारों को पुनर्बहाल करेगी, यानी कि फिर से प्राप्त करवाएगी। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। यानी अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो उसे फिर से बहाल करवाए या फिर से उसे प्रदान करवाए। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। तो बी.आर. अम्बेडकर अगर यहाँ पर जुड़ रहा है आपका, तो ध्यान देना है, आंसर चेंज होगा। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है ये है अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 32 अगर नहीं हो, इसके पीछे न्यायपालिका की शक्ति ना हो, तो मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसके इस महत्व के मद्देनजर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन सीधा आपको पूछता है कि भारतीय संविधान की कुंजी तथा आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की कुंजी तथा आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो ये दोनों स्थिति मैंने आपको बताई कि संविधान की कुंजी तथा आत्मा पूछे तो प्रस्तावना बताना है, और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अगर संविधान की आत्मा पूछे तो बताना है अनुच्छेद 32 को। क्लियर। अब न्यायपालिका के द्वारा मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए, ठीक है, जो आदेश जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं समादेश पत्र या रीट, है ना। न्यायपालिका जो है ये छीने गए मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए जो आदेश जारी करती है उसे समादेश पत्र हिंदी में, और अंग्रेजी में उसे रीट कहा जाता है, ठीक है। ये रीट जारी करने की शक्ति भारत में सिर्फ 2 तरह के न्यायालयों को है, ठीक है। पहला जो है ये है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरा जो है ये उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में अपना अपना उच्च न्यायालय है, तो जो उच्च न्यायालय होते हैं इन्हें, यानी कि ये समादेश पत्र या रीट 2 ही न्यायालय जारी कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास में है। ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये आप याद कर लीजिएगा। इन दोनों न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके कोई भी अधीनस्थ न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी नहीं कर सकती है। बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए इसको। अब ये जो रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये रीट 5 प्रकार की होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। एक एक करके समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना या शरीर को उपस्थित करना, ठीक है। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है ये किसी सार्वजनिक संस्था या निजी संस्था के विरुद्ध में जारी की जा सकती है। इसमें न्यायपालिका उस संस्था के विरुद्ध में ये आदेश जारी करती है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गिरफ्तार करके या छिपा कर रखा गया है तो उसे न्यायपालिका के सामने उपस्थित करे, और न्यायपालिका इस बात की जांच करेगी कि वो व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं है। अगर दोषी है तो पनिशमेंट मिलेगा, और दोषी नहीं है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगी। यानी ये जबरदस्ती सरकार की, न्यायपालिका की आंखों से बचाकर अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति को, तो उसके विरोध में ये जारी की जाती है। यानी कि ये रीट जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन की स्थिति में जारी होती है। क्लियर है। दूसरा आते हैं परमादेश, ठीक है। परमादेश जो है ये किसी सार्वजनिक अधिकारी, है ना, किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध में जारी की जाती है, जिसके बारे में न्यायपालिका को ये शिकायत मिलती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा है।
इसमें न्यायपालिका उस सार्वजनिक अधिकारी को ये रीट जारी करती है, ये परमादेश जारी करती है और कहती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्तव्य पर निर्वहन उचित तरीके से करें। ठीक है, अब आते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। दोनों को इसलिए एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये किसी अधीनस्थ न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। यानी ये जो दोनों रीट है ये स्वयं न्यायपालिका जो है ये अपने से नीचे वाले यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालयों के विरुद्ध में इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, प्रतिषेध, प्रति का मतलब होता है पहले, है ना। तो प्रतिषेध में क्या होता है, प्रतिषेध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले की कार्रवाई करने से रोक देती है क्योंकि वह जिस मामले पर सुनवाई कर रही होती है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यानी कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अगर किसी मामले की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रतिषेध रीट के तहत उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने से रोक देती है। क्लियर। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक ऐसी रीट है जो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध में ही जारी होती है। ये तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर लेता है, साथ ही साथ अपना डिसीजन भी दे देता है। तो इसके बाद उत्प्रेषण रीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए निर्णय को रद्द करती है। ठीक है, यानी कि प्रतिषेध जो है इस स्थिति में किसी मामले पर सुनवाई चल रही होती है, निर्णय नहीं हुआ होता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को मामले की सुनवाई से रोकती है। और उत्प्रेषण जो रीट है, उत्प्रेषण रीट के तहत क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन दे देती है और उसके दिए गए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये निरस्त करती है। ये बेसिक डिफरेंस है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। अब आते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अगर हम शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपका क्या अधिकार है। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि आपका क्या अधिकार है। तो ये अधिकार परीक्षा जो रीट है ये भी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध में किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध में जारी की जाती है जिसके बारे में यह संशय होता है कि उसने कोई संवैधानिक पद गलत तरीके से प्राप्त किया है। इसमें न्यायपालिका उस अधिकारी से प्रश्न करती है कि आप इस संवैधानिक पद पर हैं तो इसमें आपका क्या अधिकार है। आप अपने डॉक्यूमेंट शो कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। अगर न्यायपालिका उसके दावों से संतुष्ट होगी तो वो व्यक्ति अपने पद पर रहेगा, अन्यथा न्यायपालिका उसे उसके पद से हटा सकती है। ये है अधिकार परीक्षा। तो ये हो गए 5 रीट से प्रश्न जो है ये बहुत कम आता है, लेकिन ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और बंदी प्रत्यक्ष करने का शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछा है, तो इसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करना या सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब समादेश पत्र के बाद हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की सीमाएं बनाई थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हमने 3 भागों में बांटा था। एक सामान्य प्रावधान अनुच्छेद 12 और 13, दूसरा मौलिक अधिकारों के मुख्य जो प्रावधान थे यानी कि 14 से लेकर के 32 तक, और तीसरा बांटा था मौलिक अधिकारों की सीमाएं अनुच्छेद 33 से 35 तक। तो देखते हैं अनुच्छेद 33 से 35 तक क्या क्या है, मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या है। तो अनुच्छेद 33 बोलता है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये अनुच्छेद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसको नहीं भी देखे तो चल जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको फटाफट से बता देता हूं। आर्टिकल 33 बोलता है कि संसद सैन्य या पुलिस बलों में, जैसे सशस्त्र बल हो, सैन्य बल हो या पुलिस बल हो, उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। यानी कि जो हमको और आपको मौलिक अधिकार जितने मिले हुए होते हैं वो सशस्त्र बलों में काम करने वाले लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, थोड़े से कम मिलते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 बोलता है कि संसद किसी क्षेत्र में सैन्य कानून के लागू होने पर उस क्षेत्र में किसी अधिकारी के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं को विधि सम्मत ठहरा सकती है। यानी यहाँ संसद के पास पावर है कि अगर कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को भी संसद उचित ठहरा सकती है। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, मान लिया कि हमारे क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या ज्यादा मिल रही है तो वहां के जो एसडीएम होंगे या जो डीसी होंगे उस क्षेत्र को सील कर देंगे।
तो सील कर देंगे तो क्या होगा, वहां पर रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। तो ऐसी स्थिति में आप रीट जारी करने के लिए जो है ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप रीट के लिए डिमांड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस अधिकारी ने ये लगाया है, ये सील किया है, आपके मौलिक अधिकारों को छीना है, वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर या आपकी जान और माल की सुरक्षा के लिए किया है। इसीलिए उसके द्वारा किए गए ये कार्य जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद इसको उचित ठहरा सकती है। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बोलता है कि सिर्फ संसद, है ना, कौन? तो सिर्फ संसद, राज्य नहीं, मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकते हैं। यानी आर्टिकल 35 के अनुसार सिर्फ संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकते हैं, कोई भी राज्य की विधानमंडल या विधायिका को ये पावर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है, लेकिन किन किन अधिकारों में सरकार ये मौलिक अधिकार हमसे वापस ले सकती है, इसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसके लिए दो आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358 और एक है अनुच्छेद 359। एकदम सीरियल में है 358 और 359, ठीक है। अब समझिए इसको बहुत अच्छे से। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है? अनुच्छेद 358 बोलता है कि यदि देश में, ठीक है, यदि देश में अनुच्छेद 352 लागू हो जाए। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 358 बोलता है कि यदि देश में अनुच्छेद 352 लागू हो जाए, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 में हमें जितनी भी स्वतंत्रताएं मिली हुई है ना, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं है ना, वे सभी स्वतः स्थगित हो जाएंगे। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अनुच्छेद 358 बोलता है कि जैसे ही देश में अनुच्छेद 352 लागू होगा, अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित। अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 359 बोलता है कि यदि स्थिति गंभीर है तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति से, संसद से स्वीकृति लेकर के मौलिक अधिकारों के अन्य प्रावधानों को भी सीमित कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत संसद की सहमति से हमें जो अन्य मौलिक अधिकार मिले हैं उनको भी छीन सकता है, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अनुच्छेद 19 को वापस लेने के लिए कोई संसद की स्वीकृति नहीं चाहिए। जैसे ही 352 लागू होगा, अनुच्छेद 19 अपने आप ऑटोमेटिकली स्थगित हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है कि कौन से मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। चाहे कुछ भी लग जाए, कोई भी आपातकाल लग जाए, लेकिन ये दो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। यानी अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी और नजरबंदी और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये किसी भी स्थिति में हमसे नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अनुच्छेद 358 और 359 याद नहीं भी रहे तो याद रखिएगा इसको जरूर कि अनुच्छेद 20 तथा 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमारा मौलिक अधिकार जो था ये चैप्टर ये खत्म होता है। लेकिन खत्म करने से पहले एक ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये पूछता है प्रश्न, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्ना कार्टा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको मैग्ना कार्टा की पहले कहानी सुनाता हूँ, तो फिर आप भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये मैग्ना कार्टा शब्द जो है ये इंग्लैंड से आया है, ठीक है ना। कहाँ से आया है? इंग्लैंड से। इस मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। इसका क्या अर्थ होता है? महान अधिकार पत्र। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। ये क्या है? तो 1215 में, इस समय इंग्लैंड में राजाओं का शासन चलता था। राजाओं के शासन में जनता को बहुत कम स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, ठीक है। तो 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज थे। इन किंग जॉर्ज ने 1215 में सामंतों के दबाव में आकर के जनता को कुछ मौलिक अधिकार यानी कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की। इसी को, ठीक है, ये मौलिक अधिकारों का पहला प्रपत्र था, पहला डॉक्यूमेंट था, जिसके कारण इसे कहा गया मैग्ना कार्टा, ठीक है। यानी कि जो मौलिक अधिकारों का पहला प्रपत्र था ये 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज ने इंग्लैंड की जनता को प्रदान किया। यानी पहली बार मौलिक अधिकार जनता को दिए गए थे, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। उसके बाद किसी भी देश में अगर मौलिक अधिकारों के संबंध में बात होती है तो उसके पर्यायवाची के रूप में हम मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है मैग्ना कार्टा कहाँ से आया? तो ये आया है इंग्लैंड से। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक अधिकारों का केंद्र किसे कहा जाता है। जितने भी मौलिक अधिकार आपने पढ़े, इन सभी मौलिक अधिकारों का केंद्र कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। याद रखिएगा, सभी मौलिक अधिकारों का केंद्र कहा जाता है किसे? अनुच्छेद 19 को। लेकिन अगर पूछे फिर वही क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, लेकिन सभी मौलिक अधिकारों का केंद्र कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। ये कुछ कीवर्ड्स है जिसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में काम में आएंगे। पिछले कई परीक्षा में पूछा गया है और विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा करके स्लिप भी किए हैं इसमें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मौलिक अधिकार हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डीपीएसपी के साथ, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक ले इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।